AF21 हिंदी। लियोनेल ने शब्दकोश द्वारा खोजे गए अगले स्रोत पर जाने से पहले विकास अयस्क को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया। अगर उसने चीजों को वैसे ही छोड़ दिया होता तो खंडित घन को स्वाभाविक रूप से आवश्यक शेष सार बनाने में शायद दशकों लग जाते। हालांकि लियोनेल को पता नहीं था कि इसे लंबा समय माना जाएगा या नहीं, फिर भी उसे लग रहा था कि वह और इंतजार नहीं करना चाहता। इसलिए उसे उम्मीद के विपरीत उम्मीद थी कि उसे एवोल्यूशन अयस्क का एक और भंडार मिल जाएगा। दुर्भाग्य से वास्तविकता क्रूर थी। इवोल्यूशन अयस्क एक असंभव रूप से दुर्लभ धातु थी, यहां तक कि द्वितत्वीय धातुओं से भी अधिक दुर्लभ। इसका एक भंडार मिल जाना ही जीवन भर के लिए पर्याप्त भाग्य था। हालांकि लियोनेल इस बात से ज्यादा निराश नहीं था। वह अब भी एक बेचारा था जो सोचता था कि अगर वह एक बार उसे पाल लेता है तो वह उसे दोबारा भी पा सकता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे इसमें कितना समय लगेगा। अगर उसे पता होता तो शायद वह पहले ही कुछ आंसू बहा चुका होता। हालांकि वर्तमान लियोनेल अभी भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों से अनभिज्ञ था। उसका मन अपने दिव्य कवच के लिए विचारों और योजनाओं से भरा हुआ था। लेकिन हर नए अयस्क भंडार के साथ उसका मन फिर से बदल जाता और वह विचारों के एक अंतहीन तूफान में फंस जाता जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर पाता। इवोल्यूशन अयस्क भंडार से निकलने के बाद उसे 3 अलग अलग प्रकार के अग्नि तत्व पात्र मिले। एक तो अल्पकालिक खजानों के आधार के रूप में असाधारण रूप से अच्छा था, दूसरा लंबे समय तक उच्च तापमान बनाए रखने के लिए उपयुक्त था, और अंतिम पहले दो का संयोजन था, हालांकि दोनों ही मामलों में कमजोर था। जब लियोनेल ने उन भंडारों को छोड़ा तो कुछ ही समय बाद उसे एक पवन तत्व शिरा अयस्क मिला और उसने सोचा कि इन दोनों को मिलाना कितना अच्छा रहेगा। अगर वह अग्नि आधार और पवन शिराओं वाला एक दिव्य कवच बना ले तो उसकी गुणन शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक, उसकी आक्रमण शक्ति, की भरपाई कर देगी। यह अफसोस की बात थी, लियोनेल के पास शायद पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, लेकिन फिर भी वह सिर्फ इसलिए नुकसान में था क्योंकि उसकी क्षमता संवेदी प्रकार की थी। इस स्थिति में वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि एक दिव्य कवच बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है जो इसकी भरपाई कर सके। हालांकि इसके तुरंत बाद लियोनेल को एक और पवन तत्वीय पोत मिला। लियोनेल पवन तत्वीय पोतों से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिरकार यहां आने के बाद उसे जो पहला अयस्क भंडार मिला था वह विस्परिंग ब्रीज अयस्क ही था। इस पवन तत्व पात्र को स्पंदनशील पत्ती अयस्क के नाम से जाना जाता था। यह इतना हल्का था कि ऐसा लगता था जैसे कोई धातु के बजाय झाग या बादल के टुकड़े को पकड़े हुए हो। इसे पाते ही लियोनेल को तुरंत धातु के पंखों के साथ आकाश में उड़ान भरने का एक स्वप्न दिखाई दिया। इसके बाद उसने द्वैत अग्नि वायु दिव्य कवच के विचार को लगभग पूरी तरह त्याग दिया। आखिरकार उसकी एक और कमजोरी हमेशा से गति रही थी, और ये तब और भी बढ़ गई जब उसने अपने धातु समन्वय वंश तत्व को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। हालांकि ये कल्पना भी अधिक समय तक नहीं टिकी। लियोनेल को एक और अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ अयस्क मिला। हालांकि यह भी एक मौलिक पात्र अयस्क था, फिर भी उनकी दुर्लभता और मूल्य के बीच कई स्तर थे। अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल प्रकार के मौलिक पात्र अयस्क सबसे आम थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अद्वितीय मौलिक पात्र कहा जाता था, और उनमें लियोनेल द्वारा अभी अभी खोजा गया बिजली का मौलिक पात्र भी शामिल था। अरे, बिजली भी मस्त है। इस बिजली तत्व अयस्क को सेकंड स्ट्राइक लाइटनिंग एलिमेंटल अयस्क के नाम से जाना जाता था। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसे सक्रिय करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती थी। एक बार सक्रिय होने पर ये दूसरे प्रहार के साथ परिणाम को और बढ़ा सकता था। ये बिजली तत्व अयस्क विशेष रूप से बल उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंद किया जाता था, जिन्हें माया पुजारी जैसे जादूगरों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। यह विशेष रूप से उन जादूगरों के लिए था जिनमें बिजली के प्रति आकर्षण, वंश कारक और क्षमताएं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसे लोग इस अयस्क का उपयोग अपनी सोच और प्रतिक्रिया समय को तेज करने के लिए कर सकते थे, जिससे वे अपनी जादुई शक्ति को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते थे। इस अयस्क के कई अन्य अनुप्रयोग भी थे, लेकिन लियोनेल को पता था कि यदि वह इसके गुणों को अवशोषित कर लेता है तो उसके वंश कारक के कारण उसे समान लाभ प्राप्त करने के लिए बिजली से संबंधित जादूगर होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अच्छा नहीं है। हर विचार पिछले से बेहतर लगता है। लियोनेल इस अयस्क को आधार बनाकर एक बिजली जैसा दिव्य कवच बनाने की कल्पना कर सकता था। इससे न केवल उसकी आक्रामक शक्ति और गति बढ़ती, बल्कि यह उसकी क्षमताओं को भी सहारा देता। क्या उसे और भी तेज सोचने की गति देना बाघ को पंख लगाने जैसा होगा। इन सब विचारों और सोच विचारों के चलते एक बेहद अजीब सा माहौल बनने लगा।
लियोनेल, जिसे अपनी सारी उपलब्धियों से खुश होना चाहिए था, अचानक बड़बड़ाने लगा मानो इतने सारे अयस्कों का यहाँ आना कोई बुरी बात हो। अगर दूसरों को पता चलता तो शायद वे उससे उसके अदम्य व्यक्तित्व से भी ज्यादा नफरत करने लगते। लियोनेल ने बड़बड़ाते हुए लिटिल टॉली से बात की क्योंकि वे दूसरी दीवार के माध्यम से पिघलने लगे थे। लियोनेल को एहसास हुआ कि अपने मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर को जगाने के बाद अपने परिचित के साथ संवाद करने की उसकी क्षमता एक नए मुकाम पर पहुंच गई। दरअसल उसने पाया कि उनके नए और बेहतर तालमेल के आधार पर लियोनेल किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभावों को दोहरा सकता है जिसका ग्रेड डेजिग्नेशन उससे एक उपस्तर ऊपर हो। इसका मतलब ये था कि सुपीरियर ग्रेड 1 पदनाम तक पहुंचे बिना भी लियोनेल का कौशल वास्तव में ऐसे व्यक्ति से कम नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मोरालेस परिवार ने मेटल स्पिरिट्स को अपने आदर्श परिचितों के रूप में चुना। रूरू टकराना। जैसे ही लियोनेल अपने विचारों में खोया हुआ था, नए दिव्य कवच के डिजाइनों के बारे में सोच रहा था, अचानक एक जोरदार गर्जना ने उसके दिमाग को हिला दिया और वह उड़ गया। वह सुरंग की सामने वाली दीवार से जोर से टकराया जिससे उसकी सारी हवा निकल गई। अगर यह उसके जागने से पहले हुआ होता तो लियोनेल को यकीन था कि सिर्फ इस टक्कर से ही उसकी कई हड्डियां टूट जाती और कई बार खून भी निकल जाता। हालांकि शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दहाड़ किसी जानवर की नहीं थी जो छत्ते में घुसने में कामयाब हो गया था। यह उस दीवार से आई थी जिसे लियोनेल अभी खोद रहा था। लियोनेल जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन उसकी आंखें दीवार की दरार के पार की धुंधली रोशनी से कभी नहीं हटी। डोमेन अयस्क। लियोनेल ने गर्म सांस छोड़ी। सामान्य अयस्क अपने विशेष गुणों को केवल अपनी शारीरिक दीवारों के भीतर ही समाहित कर सकते थे। चाहे वे मौलिक शिराएं हो या पात्र अयस्क, उनके पास अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन वास्तविक पदार्थों के बाहर करने का कोई तरीका नहीं था जिनसे वे बने थे। हालांकि डोमेन ओरेस अलग थे। न केवल उनमें विशेष गुण थे, बल्कि वे उन विशेष गुणों को बाहरी दुनिया में प्रक्षेपित भी कर सकते थे। यह एक ऐसे आभामंडल के रूप में प्रकट होता था जो लियोनेल को भी उड़ा सकता था। सच तो यह है कि मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर के रून्स का भी यही असर होता था। 9वां दरवाजा खोलने पर उसे फोर्स हेलो रून्स मिलते थे। ये रून्स एक ऐसे डोमेन को प्रकट करते थे जो प्रभुत्व का भाव पैदा करता था। इसी प्रभुत्व को थोड़ा सा मुक्त करके लियोनेल 2 की क्षमता को दबा सकता था। इसके और भी कई प्रयोग थे, जैसे ग्रेविटी डोमेन बनाना। हालांकि लियोनेल की वर्तमान स्थिति में वह इसे ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं रख पाता। लियोनेल जिस अयस्क क्षेत्र में पहुंचा था उसने गर्जना की और लियोनेल उड़ गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। लियोनेल को अब तक मिला सबसे उच्च श्रेणी का अयस्क 7वीं श्रेणी का काला अयस्क था, दूसरा स्ट्राइक अयस्क। इवोल्यूशन अयस्क और अरबे अयस्क जैसे अयस्कों को बिना श्रेणी का माना जाता था। लियोनेल के लिए यह पहले से ही एक बड़ा वरदान था। हालांकि इतनी छोटी सी दरार से भी इस अयस्क का इतना शक्तिशाली होना कम से कम टियर 8 ब्लैक ग्रेड का तो था ही। बाकी अयस्क लियोनेल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। धातुओं के प्रति उसके लगाव को देखते हुए अगर वह सावधान रहता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जाहिर है डोमेन अयस्क अलग थे। वे इकट्ठा करने के लिए सबसे खतरनाक अयस्कों में से थे। लियोनेल ने गहरी सांस ली और फिर से दरार की ओर चलते हुए खड़ा हो गया। इस बार उसने अपना वंश तत्व पूरी तरह से छोड़ दिया। उसे अपने खून में उबाल महसूस हो रहा था, मानो उसका पूरा शरीर किसी भट्टी में फेंक दिया गया हो। उसके शरीर पर सुंदर कांस्य रून प्रकट हुए, जिससे उसके माथे पर एक मुकुट बन गया और जल्द ही उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल भी बन गया। जैसे ही डोमेन ओरे की चमकदार रोशनी मंद हुई, उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। मानो उसे अपने ऊपर मंडराते खतरे का आभास हो गया हो, इसलिए वह उतनी ही तेजी से पीछे हट गया जितनी तेजी से वह दिखाई दिया था। लियोनेल इस नतीजे से काफी हैरान था। उसने सोचा था कि यह और मुश्किल होगा, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रहा था। हालांकि अब उसे अपने शरीर के चारों ओर की बैंगनी रोशनियां काफी खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन उसे यह सामान्य से हटकर नहीं लग रहा था। आखिरकार वह अभी भी ऐसी चीजों के बारे में थोड़ा अनजान था। जल्द ही अयस्क पूरी तरह से उजागर हो गया, जिससे लियोनेल के सामने उसकी पूरी प्रकृति उजागर हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक सोल टाइप डोमेन अयस्क है। लियोनेल सिहर उठा। अगर उसके मन को उसके स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश के कारक ने मजबूत न किया होता तो उसे कहीं ज्यादा तकलीफ होती। ये डोमेन अयस्क जादूगरों का एक और पसंदीदा था। सच कहूं तो लियोनेल को उस दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि यह छड़ी और इसी तरह की चीजें बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री है।
ये सोल फोर्स के हमलों को बढ़ा सकता था। लियोनेल सही थे। ये टियर 8 ब्लैक ग्रेड अयस्क था जिसे हाउलिंग टाइगर अयस्क के नाम से जाना जाता था। ये शर्म की बात है कि यह एक आक्रमण प्रकार का सोल डोमेन अयस्क है, अन्यथा यह उस खजाने को कई स्तरों तक बढ़ा देता। लियोनेल ने गहरी सांस ली और सावधानी से अयस्क को एक तरफ रख दिया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह पहले जैसा बेपरवाह हो, और अब उससे ये भी एहसास हो गया था कि ये उपलब्धियां कोई मजाक नहीं थीं। अगर इनमें से कोई भी अयस्क किसी जानकार दुनिया में दिखाई देता, तो कौन जानता था कि कितने लोग उसके लिए लड़ेंगे। लियोनेल को ये जानकर हैरानी हुई कि स्लेयर लीजन इस जगह के साथ इतनी लापरवाही बरत रहा था। क्या वजह थी कि उन्हें पता ही नहीं था, या वे इतने लापरवाह थे? अंत में लियोनेल को मानना पड़ा कि उसके पास एक जबरदस्त बढ़त थी। कितने खजाने, इन खजानों को ढूंढने में उसकी डिक्शनरी जितनी कुशल थे। लेकिन साथ ही उसने खुद से वादा किया कि वह इन उपलब्धियों को गुप्त रखेगा। हालांकि उसे स्लेयर लीजन से इस तरह चोरी करने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। आखिरकार वह बहुत जल्द ही उनके कई युवा प्रतिभाशाली लोगों को बचाने वाला था, फिर भी उन्हें इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ बहुत समय बिताया है, कोर लगभग परिपक्व हो गया होगा। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। दुर्भाग्य से लियोनेल को अब और इवोल्यूशन अयस्क नहीं मिले, न ही उसे पहले जैसा कोई और बगीचा मिला। ऐसा लग रहा था कि वह बगीचा एक दुर्लभ वस्तु थी। लियोनेल वापस लौटते हुए अपनी हथेली में 1 पाउंड उर्बे अयस्क थामे हुए था। अगर कोई गौर से देखे तो उस धूसर काले अयस्क की चमक फीकी पड़ती दिखाई दे रही थी, मानो उसका कुछ हिस्सा छीन लिया गया हो। बेशक ये लियोनेल अपनी अवशोषण क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। उसके पिता के अनुसार सबसे अच्छी नींव रखने के लिए उसे पहले जितना हो सके उतना उर्बे अयस्क अवशोषित करना होगा। जब तक उसका शरीर उर्बेसार से संतृप्त न हो जाए, उसे किसी भी अन्य प्रकार के अयस्क को अवशोषित करने की अनुमति नहीं थी। केवल इसी तरह उसका शरीर एक शक्तिशाली दिव्य कवच के निर्माण का सामना कर सकता था। सौभाग्य से लियोनेल को इस छत्ते में उर्बे अयस्क के बड़े भंडार मिले थे। उसे नवधनाढ्य भी माना जा सकता था, क्योंकि ये दुनिया की सार्वभौमिक मुद्रा थी। लियोनेल वापस लौट रहा था, उसने यूं ही शब्दकोश पर ध्यान दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ भी पढ़ पाएगा। आखिरकार वह इस अंश को एक बार पढ़ चुका था, वह तो बस वापस लौट रहा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वहां वास्तव में एक पाठ चल रहा था। लियोनेल ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या तुम मुझसे धोखा कर रहे हो? तुम्हें पहली बार में ही पता क्यों नहीं चला? हालांकि लियोनेल ने मन ही मन यही सोचा, फिर भी वह उस जगह पहुंच गया जहां शब्दकोश में लिखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिग्नल गायब हो गया। उद्धरण ... क्या ये सचमुच गड़बड़ हो गया? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंतरिक दृष्टि खिल उठी और पूरी दिशा को ढक लिया। लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, उस पल लियोनेल को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आंतरिक दृष्टि छिन गई हो, मानो उसने एक पल के लिए अपना एक हिस्सा खो दिया हो। यह एक अविश्वसनीय रूप से अवास्तविक एहसास था, मानो वह एक ही समय में दो अलग अलग दुनियाओं में खड़ा हो। उसी पल लियोनेल को समझ आ गया कि उसने क्या खोज निकाला है। वह बहुत बुद्धिमान था और फोर्स क्राफ्टिंग से जुड़ी हर चीज का उसका बुनियादी ज्ञान बहुत गहरा था। आखिरकार वह अपने घिनौने बूढ़े से हारना नहीं चाहता था। यह एक और डोमेन अयस्क था, लेकिन यह एक हाउलिंग टाइगर अयस्क भी जूते चमक नहीं सकता था। वार्पिंग डोमेन अयस्क, वार्पिंग डोमेन अयस्क, यह एक अर्ध कांस्य श्रेणी का अयस्क था। हालांकि जो चीज इसे खास बनाती थी वह इसका ग्रेड नहीं था, हालांकि यह अकेला ही कई लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी था। आखिरकार अगर फोर्स क्राफ्टर काफी कुशल हो तो एक अयस्क अपने से कई ग्रेड ऊपर के खजाने बनाने में सक्षम था। नहीं, यह अयस्क इतना मूल्यवान इसलिए था क्योंकि यह एक असाधारण रूप से दुर्लभ परिवार का था। जैसे हाउलिंग टाइगर अयस्क सोल प्रकार का था, वैसे ही वार्पिंग अयस्क स्थानिक प्रकार का था। वार्पिंग ओर में एक स्वतंत्र स्थान बनाने की क्षमता थी। इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बेहद आक्रामक थीं। यह एक कदम को पूरे 1 मील के बराबर महसूस करा सकता था। अगर मैं इसे अपने दिव्य कवच में शामिल कर लूं। लियोनेल की दिल की धड़कन तेज हो गई। छत्ते के बाहर दुनिया को अराजकता ही कहा जा सकता था। जानवरों की लाशें द्वीपों और समुद्रों में बिखरी हुई थीं, जिससे नमकीन हवाएं अपने साथ एक विचित्र धातु जैसी मछली जैसी गंध लेकर आती थीं जो दिल को दहला देती थी। जैसी कि उम्मीद थी, समुद्री जीव पूरी तरह से पागल हो चुके थे और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोजेक्ट हंट द्वीप की ओर दौड़ पड़े। दुर्भाग्य से उनमें से कई जमीन पर कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ थे।
इस सच्चाई ने एक दुखद दृश्य को जन्म दिया। किनारे पर कई जानवरों की लाशें पड़ी थीं। बड़ी छोटी मछलियां और कभी शानदार शार्क मछलियां खुली हवा में सड़ रही थीं। उनके अलावा व्हेल, ईल और डॉल्फिन जैसे हवा में सांस लेने वाले जीव भी जमीन पर हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, जिससे वे पूरी तरह से असहाय हो गए। हालांकि इस हकीकत ने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। अब भी कई मछलियां संघर्ष कर रही थीं, अपनी पूंछ और पंख हिलाते हुए अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। ये दृश्य पूरे द्वीप पर दिखाई दिया। ज्यादातर जीव किनारे पर गिर गए, लेकिन कुछ गहरे पानी में चले गए, जिससे घने जंगल लाशों से पट गए। ये सब अकेले ही बल विस्फोट द्वारा उत्पन्न क्रूर वास्तविकता की तस्वीर को चित्रित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन आगे की स्थिति इससे भी बदतर थी। सभी जानवर अपनी गतिहीनता के कारण रुके नहीं थे। उनमें से केकड़े, झींगे, मेढक और कछुए जैसे जीव भी थे जो अपना रास्ता बना रहे थे। उनमें से कई मीठे पानी के जीव थे जो किसी तरह इस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि बल विस्फोट का प्रभाव कितना व्यापक था। इनके अलावा ऐसे और भी जीव थे जो आमतौर पर इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी अपनी क्षमताओं को जगाने में कामयाब रहे जो उनकी सामान्य सीमाओं से परे थीं। इसके परिणामस्वरूप मछलियां हवा में तैरती हुई दिखाई दीं, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से किसी भी चीज को रोकने को तैयार नहीं थीं। लेकिन वास्तविकता और अधिक क्रूर होती गई। जब ये जीव शुरुआती बाधा पार करने में कामयाब भी हो गए, तो उनका सामना एक और बाधा से हुआ। घाटियों को पार करने की कोशिश में कई जीव मर गए। उनमें इंसानों जैसी बुद्धि का अभाव था और उन्होंने आगे बढ़ने का कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, बस यही मानते थे कि उन्हें अपनी इंद्रियों के अनुसार ही शक्ति के घने उभार की ओर बढ़ना है। घाटियों में लाशों का ढेर लगना शुरू हो गया, क्योंकि एक के बाद एक जानवर मरते गए। उनकी दर्दनाक चीखें ही उनके अंतिम क्षणों में दुनिया पर छोड़े गए एकमात्र निशान थे। इतना काफी होना चाहिए था। अब तक मरने वालों की संख्या दसियों हजार को छू चुकी थी। इनमें से कई जानवरों में कोई खास क्षमता या ताकत नहीं थी, वे तो बस एक मौका ढूंढने यहाँ आए थे और इसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। लेकिन फिर भी हालात किसी न किसी तरह बदतर होते गए। कुछ जानवर तो बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके प्रयासों के बदले उन्हें इनाम मिलने की बजाय शिमोन द्वारा छोड़े गए जानवरों की एक सेना का सामना करना पड़ा। एक और खूनी दृश्य बाकी था। उन जानवरों की तुलना पशु राजाओं के संगठित हमले से कैसे की जा सकती थी? वे तो बस रेत के एक ढीले ढेर थे जो शक्ति के स्रोत के करीब पहुंचने के अलावा किसी और विचार के बिना कभी कभार द्वीप के केंद्र में घुस जाते थे। भालू राजा के मर जाने और मकड़ी राजा के बुरी तरह घायल होने के बावजूद जानवरों को एक के बाद एक मार दिया गया। कम से कम शुरुआत में तो। हालांकि जानवरों का झुंड जानवरों के राजाओं की सेना के बराबर नहीं था, लेकिन सच तो यह था कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हालांकि हर जानवर राजा के नियंत्रण में सिर्फ 100 या 2 जानवर ही थे, लेकिन जानवर हर बार कुछ 100 की संख्या में आते थे। यदि ये तथ्य न होता कि पशु राजाओं को घाटियों के कारण केवल एक ही दिशा की रक्षा करनी थी तथा अधिकांश पशु गिरोह की तुलना पशु राजाओं से शक्ति में नहीं की जा सकती थी, तो वे पहले ही पराजित हो चुके होते। फिर भी एक हफ्ते बाद मकड़ी राजा अंततः घायल होकर गिर पड़ा। उसके एक हफ्ते बाद बाघ राजा गिर पड़ा। हर एक मौत के साथ रक्षक सेना कमजोर होती जा रही थी। एक पशु राजा के जाने का मतलब ये भी था कि उनकी सेनाएं भी बिखर जाएंगी और उन पर हमला करने वाले पशु समूह की तरह ही उनका भी दिमाग खराब हो जाएगा। यह पागलपन है। एक परिचित युवती द्वीप के केंद्र के बाहर एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर खड़ी थी और आगे की ओर ऐसे देख रही थी मानो उसकी आंखें हर चीज को भेद सकती हों। उसी पेड़ के दूसरी ओर एक परिचित युवक भी खड़ा था जो अपना सिर हिला रहा था। मुझे पता था कि एक बल विस्फोट हमारे जैसे निम्न स्तर की दुनिया में बहुत परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन मैंने अभी भी नहीं सोचा था कि यह इतना बुरा होगा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जानवरों ने अभी तक अपनी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं की है। लड़की बुदबुदाए। दुनिया जितनी ऊंची होती, बल विस्फोट उतने ही दुर्लभ और मूल्यवान होते। लेकिन साथ ही उनके साथ ज्यादा बुद्धिमान जानवर भी आते जो इंसानों की तरह सोच समझ और तर्क कर सकते थे। ऐसे में क्या वे इस तरह अपना दिमाग खो देंगे और पूरी स्थिति के बारे में सोचे बिना ही आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उच्च स्तर के जानवर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देंगे। दरअसल ये भी संभव हो सकता है कि वे उच्च स्तर के जानवर अपने से कम बुद्धिमान जानवरों का फायदा उठाकर सभी विरोधियों को खत्म कर दें। लेकिन फिर भी उन मामलों में भी स्थिति कहीं अधिक नियंत्रित होगी। क्या हमें जाना चाहिए?
अगर हम उन जानवरों के राजाओं को और गिरने देंगे तो उन्हें उस छत्ते से बाहर निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। युवक ने कहा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि ये जानवर बस वहीं खड़े हैं? कोई तो कारण होगा कि वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपना दिमाग नहीं खो बैठे। हो सकता है कि उन होनहार युवाओं में से किसी के पास पशु नियंत्रण की क्षमता हो। अगर उनके पास जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता है तो वे द्वीप से बाहर निकलने के बजाय छत्ते की ओर क्यों भागे? इतने सारे जानवरों पर नियंत्रण होने से यह आसान हो जाता। एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि इन जानवरों को ब्रेजिंगर परिवार के लोग नियंत्रित करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। मानो अपनी बात की पुष्टि करते हुए युवती की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने एक अजीब सा मोनोकल पहने, हाथ पीठ के पीछे बांधे एक सुरंग से बाहर निकलता एक युवक देखा। उसके लाल बालों और आंखों से ही वह बता सकती थी कि यह युवक उसी परिवार से है। जानवरों ने तुरंत इस युवक की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा उसके चारों ओर रक्षात्मक रुख अपना लिया। युवती ने आह भरी। कभी कभी उसे सही होने से नफरत होती थी। अचानक स्थिति एक बार फिर बदल गई। ओल्ड हच द्वारा भेजे गए दो लोगों की तो बात ही छोड़िए, शिमोन भी सदमे से ऊपर देखने लगा। बैंग बैंग बैंग, शक्ति का सफेद गीजर अचानक एक पतली रेखा में केंद्रित हो गया। यह अपने आप में इस हद तक संकुचित हो गया कि यह एक चमकदार सोने में बदल गया जो आसमान में ऊंचे लटके सूरज को भी फीका कर रहा था। तभी उसमें विस्फोट हुआ और चारों दिशाओं में सोने की वर्षा होने लगी। वह भयंकर गर्जना और खूनी युद्ध अचानक थम गया। दरअसल युवक, युवती, शिमोन और यहां तक कि जानवर भी सब कुछ जमीन पर बैठ गए और ध्यान में अपनी आंखें बंद कर लीं। उन कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर चीज उनके लिए स्पष्ट हो गई हो। लियोनेल को अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया को कितना फायदा हो रहा है, लेकिन उसे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। फोर्स क्रिस्टल कोर के सबसे करीब होने के नाते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसे रॉयरिंग ब्लैक लान, थंडरस क्लैप और फ्लोइंग विंड को निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। सच तो यह है कि लियोनेल समेत वे चारों अचानक ही चौंक गए थे। लेकिन मानो ये सहज ही हो, वे सभी जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बल क्रिस्टल माइन कोर की परिपक्वता ज्ञानोदय के एक क्षण के साथ आए। प्राकृतिक बल कला की पूर्णता के लिए ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत नियमों के साथ संवाद की आवश्यकता थी। जब संचार का ये द्वार खुल जाएगा तो न केवल खदान को बहुत लाभ होगा, बल्कि इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सभी प्राणियों को भी लाभ होगा। अन्य लोगों की तुलना में जो विह्वल होकर आत्मज्ञान में डूब गए थे, लियोनेल अपनी दृढ़ आत्मा के कारण अभी भी अपनी चेतना पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम था। दरअसल वह इस समय संघर्ष कर रहा था, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या समझना चाहता है। क्या उसे इस पल का इस्तेमाल अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए करना चाहिए, या उसे इस मौके का इस्तेमाल 10वें नोड के निर्माण की व्यवहार्यता की गणना करने के लिए करना चाहिए, या शायद उसे इस मौके का इस्तेमाल और ज्यादा उर्बे अयस्कों को अवशोषित करने के लिए करना चाहिए। इस अवस्था में साधना भी बहुत तेज होनी चाहिए। लियोनेल का दिमाग घूम गया। वह अपने सपनों की दुनिया में भी प्रवेश कर गया, 9 क्लोनों में बढ़ गया और 9 अलग अलग रास्तों पर सोचने लगा। उसकी आत्मा को इतना बड़ा प्रोत्साहन मिलने के बाद अब वह ये सब करने में सक्षम था। दरअसल उसने सोचा था कि वह इससे कहीं ज्यादा सक्षम होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही उसकी सीमा थी। अचानक लियोनेल चौंक गया। उसकी आंखें खुल गईं और वह एक भूखे भेड़िए की तरह फोर्स क्रिस्टल कोर की ओर देखने लगा। कोर खूबसूरत इंद्रधनुषी रोशनियों से जगमगा रहा था, जिनमें थोड़ा सा कालापन भी था। इस कालेपन ने उसके चौथे आयामी स्तर को बहुत स्पष्ट कर दिया था। हालांकि लियोनेल का ध्यान रोशनी पर नहीं, बल्कि उसके शरीर पर फैले जटिल चिन्हों पर था, जो एक राजसी आभा बिखेर रहे थे। लियोनेल को पहले से ही लग रहा था कि प्राकृतिक बल कलाएं जादुई चीजें हैं। ज्यादा कुछ तो उसकी रुचि नहीं जगा पाया, लेकिन यह निश्चित रूप से उनमें से एक था। उसे एकमात्र तृतीय आयामी प्राकृतिक शक्ति कला को स्वप्न में मूर्त रूप देने में 2 दिन लगे थे। और हालांकि उसे नहीं पता था कि भविष्य में इससे उसे क्या लाभ होगा, उसे यह आभास था कि जब वह इसे पूरी तरह से समझ लेगा तो संभावनाएं अकल्पनीय होंगी। लेकिन ये प्राकृतिक शक्ति कला बिल्कुल अलग स्तर पर थी। न केवल ये चतुर्थ आयाम की थी, बल्कि वर्तमान में भी ब्रह्मांड के उन रहस्यमय नियमों से जुड़ी हुई थी। अगर यह किसी सामान्य समय में होती तो लियोनेल इसे स्वप्न मूर्तिकला बनाने की हिम्मत नहीं करता। कौन जाने इसमें उसे कितने साल, दशक या शायद सदियां लग जाएंगी। लेकिन अभी लियोनेल का हृदय दृढ़ हो गया और उसने अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लिया। वह जानता था कि यह एक जुआ था,
अगर वह अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक पर ध्यान केंद्रित करता तो शायद वह गति और उपचार शाखा दोनों को जागृत कर सकता था। ऐसी चीज के लाभ किसी भी तरह से कम नहीं होंगे। लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा है। तारांकन तारांकन। कुछ दिनों बाद शिमोन ने अपनी आंखें खोली। हालांकि वहां थोड़ी खुशी थी, पर साथ में थोड़ा अफसोस भी था। उसे कैसे उम्मीद थी कि कोर इतनी जल्दी परिपक्व हो जाएगा। अगर उसे पता होता तो वह लियोनेल की तैयारी के लिए छत्ते से बाहर घंटों नहीं बिताता। इतने सारे फायदों के सामने लियोनेल का उसके लिए क्या महत्व था। वह गुस्से से बस दांत पीस रहा था। लियोनेल निश्चित रूप से सबसे नजदीक था। अब तो बात और भी पेचीदा हो जाती, क्योंकि वह पहले से ही इतना ताकतवर था। शिमोन हमेशा से ही निर्णायक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जाने का फैसला किया, अपने मातहतों को अपनी बात समझाने के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि वन बहुत असंतुष्ट था, तो क्या हुआ? उसकी बदौलत ही वन के पास शुरू से ही इतनी शक्ति थी। अगर वह अपनी जगह भूल जाता तो उसे हमेशा बदला जा सकता था। लियोनेल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शिमोन ऐसा फैसला लेगा। दरअसल उसने एक शटल भी तैयार कर रखी थी, जो लियोनेल और आयना पर हमला करने वाले वेयरमैन द्वारा इस्तेमाल की गई शटल से बहुत अलग नहीं थी। जब लियोनेल छत्ते से बाहर निकला तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि शिमोन कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसकी संभावित वजह जानने के बाद लियोनेल और भी गंभीर हो गया। शिमोन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियोनेल की युद्ध क्षमता उसके उस निर्णय के कारण बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, लेकिन तथ्य यह है कि लियोनेल ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके कारण लियोनेल के पास उसका सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह उससे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो। लियोनेल ने गहरी सांस ली। अच्छी बात यह है कि इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब मुझे यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता। खंडित घन के दूसरे चरण में पहुंचने की बदौलत आखिरकार उसके पास सबको संभालने के लिए पर्याप्त जगह थी, इसलिए सभी युवा उसके साथ थे। अब चूंकि शिमोन यहां नहीं था, इसलिए चीजें और भी आसान हो जाएंगी। दुर्भाग्य से शिमोन ने पशु राजाओं को पीछे छोड़ दिया, जिससे लियोनेल को बहुत बड़ा झटका लगा। इस आदमी को सचमुच पशु राजाओं की शक्ति की परवाह नहीं थी। हालांकि केवल 3 ही बचे थे, फिर भी वे सभी एस-ग्रेड एलीट थे। उनकी शक्ति पृथ्वी पर सर्वोच्च मानी जा सकती थी। लियोनेल को ये नहीं पता था कि ये जानवर सिर्फ इस बी सेक्टर प्रोजेक्ट हंट आइलैंड के अधिपति थे। लेकिन ये जाने बिना ही लियोनेल ने शिमोन को एक और बात बता दी। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो अगली बार मिलने पर वो उस कमीने मास्टर को बुला सकता है। जब लियोनेल इन जानवरों पर आक्रमण करने के लिए तैयार ही था तो उसकी आंखें अचानक एक निश्चित दिशा में सिकुड़ गईं। उसने मुझे इतनी दूर से देखा। युवती दंग रह गई। कहना ही पड़ेगा कि वे कम से कम 20 किलोमीटर दूर थे। वह इतनी दूर तक देख पा रही थी, इसका कारण उसकी क्षमता नहीं, बल्कि एक शक्ति तकनीक थी जिसका उसने अभ्यास किया था। लेकिन उसे लियोनेल द्वारा किसी शक्ति का संचार महसूस नहीं हुआ, तो उसने ऐसा कैसे किया? हमें वहां ले आओ, बेज। वहां? आप ये तो नहीं कह सकते कि आप चाहते हैं कि मैं उड़ूं, है ना? ये खतरनाक है। बेवकूफ, सारे उड़ने वाले जानवर कोर के परिपक्व होने के बाद आसमान से नीचे उतर आए। अब वहां जाना सुरक्षित है। दरअसल अगर हम जल्दी नहीं गए और उनका ज्ञानोदय समाप्त हो गया तो यहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेजा ने एक सम्मानजनक कदम आगे बढ़ाया, उसकी पीठ से पंख फूट रहे थे। उनसे एक शानदार चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी, लेकिन उनमें सबसे खास बात थी उनका आकार। हर एक अपने मालिक से कहीं ज्यादा बौना लगता था और हर दिशा में 5 मीटर से ज्यादा फैला हुआ था। उसकी पीठ पर कोई भी रॉक की दिव्यता को हल्के से महसूस कर सकता था। लियोनेल ने अपने सामने उतरे युवक और युवती को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। जिस तरह से वे एक दूसरे को पुकारते थे, उससे उसे पता चल गया था कि उस युवक का नाम बेजा था। वह देखने में बहुत ही साधारण था, मानो उसने कभी कोई साजिश रचने के बारे में सोचा ही न हो। उसकी त्वचा का रंग हल्का भूरा था और उसके कपड़े इतने साफ सुथरे थे कि मानो बहुत ही सलीके से बनाए गए हों। इतनी तेज गति से हवा में उड़ते हुए भी वह इतना तरोताजा कैसे दिख रहा था, ये लियोनेल की समझ से परे था। उसकी बेतरतीब दाढ़ी और बालों के ढेर की तुलना में ये युवक उससे कई गुना बेहतर था। हालांकि अब जब उसने सोचा तो पाया कि उसके बाल धातु समन्वय वंश तत्व के जागरण के बाद असाधारण रूप से चिकने और साफ हो गए थे। हालांकि उसने बहुत बारीकी से जांच नहीं की थी। उस महिला का नाम मैफ्लाई था। वह लंबी और वीरांगना थी।
लियोनेल की तुलना में भी वह लगभग इतनी लंबी थी कि उसकी आंखों के बराबर थी, बस थोड़ी सी ही छोटी थी। वह एक कुशाग्र बुद्धि वाली जन्मजात नेता लग रही थी। उसके बाल लाल थे, जिससे लियोनेल पहले तो उससे सावधान हो गया क्योंकि उसे लगा कि वह भी ब्रेजिंगर परिवार से हो सकती है। लेकिन कुछ और गौर करने के बाद उसे लगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। दोनों एकदम सही जोड़ी लग रहे थे, खासकर जिस तरह से वे आगे बढ़े थे। बेजर ने उड़ते हुए मैफ्लाई को अपने कंधों पर पैर रखने दिया। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि इस नज़ारे पर क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन चूंकि बेजर को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसे कुछ कहने का कोई हक नहीं था। तुम दोनों को ओल्ड हच ने भेजा था। बेजर और मैफ्लाई ये शब्द सुनकर एकदम स्तब्ध रह गए। बहुत कम लोग उस बूढ़े को उसके उपनाम से पुकारने की हिम्मत कर पाते थे, खासकर उसके अधीनस्थों की। वे दोनों उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें उस बूढ़े से जरा भी डर नहीं लगता था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लियोनेल भी उतना ही निडर था। हाँ, हमें बचाव के लिए भेजा गया था, लेकिन लगता है इसकी जरूरत नहीं थी, मैफ्लाई ने थोड़ी उलझन भरी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बाकी लोग कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। वह ये सवाल पूछने में थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। लियोनेल अकेला बाहर आया था, इसलिए उसने खुद को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर लिया। वे सब मेरे साथ हैं। वे मेरे एक अनमोल निवास में हैं। एक बार फिर दोनों युवक चौंक गए, लेकिन एक पल बाद उन्हें समझ आ गया। शायद वे बहुत कम बचे होंगे, इसलिए इतने सारे लोग इतने बड़े खजाने में समा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लगभग 100 लोग एक ही जगह में कैसे समा जाएंगे। ये जानना जरूरी था कि स्थानिक खजाने पहले से ही अकल्पनीय रूप से मूल्यवान थे। आयामी स्तर जितना ऊंचा होता, वे उतने ही अधिक मूल्यवान होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि निम्न आयामी स्तर के स्थानिक खजाने उच्च आयामी दुनिया में प्रवेश करने पर अस्थिर और ध्वस्त हो जाते। अगर लियोनेल अपने ब्लैक ग्रेट स्पेटियल ब्रेसलेट को किसी 5वें आयाम की दुनिया में ले जाने की कोशिश करता, तो पहले से ही छोटा सा स्पेस टूटकर उसमें मौजूद हर चीज को बाहर निकाल देता। गंभीर मामलों में यह उसे बाहर निकालने से पहले ही अंदर मौजूद हर चीज को नष्ट कर सकता है। इसलिए किसी को वास्तव में दोनों को सबसे बुरा मानने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। हालांकि दोनों जल्द ही उलझन में पड़ गए। कुछ घंटों बाद तीनों जानवरों के घेरे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। दरअसल बचा हुआ एकमात्र जानवर राजा कंकाल बंदर राजा था। वे न केवल लियोनेल के युद्ध कौशल से चकित थे, बल्कि जब वे तट पर खड़े जहाजों पर लौटे, तो लियोनेल को अपने निवास के खजाने से 80 से ज्यादा युवाओं को बाहर निकालते देखकर और भी दंग रह गए। ऐसा खजाना सचमुच मौजूद था। उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस समय दक्षिणी और पूर्वी दोनों चौकियों के कमांडरों ने उन युवकों की कहानियां सुनी। जब उन्हें पता चला कि अपनी जान बचाने के लिए वे लियोनेल के कितने ऋणी हैं, तो वे उस युवक की ओर स्नेह भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अदम्य, इस बार तुम बहुत लापरवाह थे। तुम अपना चेहरा ऐसे नहीं दिखा सकते। वायलेट रेन ने लियोनेल को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन किसी तरह उसकी आवाज एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी जो अपने छोटे भाई को डांट रही हो। और वह अपने चेहरे से मुस्कान नहीं मिटा पा रही थी, इसलिए सख्त दिखने की उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। वह अपनी खुशी बिल्कुल नहीं छिपा पा रही थी। वह इन बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ एकदम सही था। भेजे गए 87 युवकों में से केवल 81 ही वापस लौटे। लियोनेल कोई महामानव नहीं था। हालांकि जब वे छत्ते की ओर बढ़े तो उसने अपनी पूरी क्षमता से युवकों की रक्षा की, फिर भी कुछ अपरिहार्य क्षति हुई। लेकिन ये भी कमांडरों की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। सिर्फ आधा बच पाना भी उनके लिए चमत्कार ही होता। ठीक है, ठीक है, बस। वायलेट रेन, पूर्वी लुकआउट कमांडरों की तरफ से जोरदार हंसी की आवाज आए। ऐसा लग रहा था कि युवाओं में जिस तरह की प्रतिद्वंद्विता थी, उसके उलट विभिन्न लुकआउट कमांडरों में ऐसी कोई बात नहीं थी। हंसी एक हंसमुख, भारी भरकम पेट वाले आदमी की थी। अपनी अस्वस्थ दिखने वाली वेटिंग के बावजूद वह काफी फिट दिख रहा था, हालांकि उसका गंजा सिर खास तौर पर ध्यान खींचने वाला था। वह बिग बुद्धा के उपनाम से जाना जाता था। ईस्टर्न लुकआउट की ओर से मैं सचमुच आपको धन्यवाद देता हूं, अदम्य। अगर आप न होते तो मुझे सचमुच चिंता होती कि यह सब कैसे खत्म होता। लियोनेल मुस्कुराया, इस आदमी की सद्भावना महसूस कर रहा था। माहौल खुशनुमा था क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। शायद सिर्फ मीन राशि वाले ही असंतुष्ट थे। यहाँ तक कि समुद्रों के राजा के चेहरे पर भी एक ऐसे इंसान की खुशी थी जो अभी अभी मौत के करीब पहुंचकर बचा था।
लियोनेल द्वारा मीन राशि वालों को ठुकराए जाने के बाद वह उनके साथ उतना रूखा नहीं रहा। दरअसल वह लियोनेल की बहुत कद्र करता था। इंसान वाकई अजीबोगरीब जीव होते हैं। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग समझ रहे थे कि मीन क्यों चिंतित थी, इसलिए किसी ने उसे परेशान नहीं किया ताकि खुशी का माहौल प्रभावित न हो। अंततः उनके अलग अलग रास्ते पर जाने का समय आ गया। बड़े बुद्ध की हंसी फिर से सुनाई दी जब उन्होंने विदाई ली। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी बड़ी बहन वायलेट रेन। जोन का उद्घाटन ज्यादा दूर नहीं है, जब समय आएगा तो मैं इन बच्चों का नेतृत्व करूंगी। वायलेट रेन मुस्कुराए और उन्हें विदा किया। दोनों जहाज, जो एक पुल से जुड़े हुए थे, धीरे धीरे अलग हो गए और समुद्र की सतह पर पड़े शवों के ढेरों के बीच से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। मीन राशि वालों ने लियोनेल की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा, लेकिन लियोनेल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। न केवल उसे एस ग्रेड बीस्ट क्रिस्टल नहीं मिला था, बल्कि वह ये भी जानती थी कि वह एस ग्रेड जोन में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है। तालिकाओं के अनुसार लियोनेल, फ्लोइंग विंड और थंडरस फ्लैप क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पेट में भरी नफरत के साथ क्या करे। वह लियोनेल का विरोध करने लायक नहीं थी, और स्लेयर लीजन में उसने जो योगदान दिया था उसे देखते हुए उसे शायद कम से कम वाइस कमांडर तो बना ही दिया जाएगा। वह जहाज के पतवार पर खड़ी होकर सिर हिला रही थी। शायद उसे ये सब भूल जाना चाहिए। तभी उसे फिर से बड़े बुद्ध की हंसी सुनाई दी। शुरू में तो उसे गुस्सा आया। जब वह इतनी दुखी थी तो सब इतने खुश क्यों दिख रहे थे। अचानक वह स्तब्ध रह गई। कुछ देर सोचने के बाद उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। कमांडर बुद्ध, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मेरे पास एक बल तकनीक के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह, बड़े बुद्ध, जो दूसरे कमांडरों से बातें कर रहे थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्हें युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने में जरा भी आपत्ति नहीं थी। जरूर जरूर, लुकआउट पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत समय है। मीन की हरकतों से किसी तरह का शक नहीं हुआ। ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात थी। हालांकि जब उसने बोलना शुरू किया तो बड़े बुद्ध के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे और फिर बेहद गंभीर हो गए। क्या आप निश्चित हैं? आप कह रहे हैं कि यह एक ही स्कैन से लोगों और प्राणियों की क्षमताओं का पता लगा सकता है, उनकी कमजोरियों का तो कहना ही क्या। हाँ कमांडर, ये सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, इसके कई गवाह हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बड़े बुद्ध मौन हो गए। उन्हें बहुत ही दुविधा हो रही थी। एक ओर उन्हें ये जानकारी देकर मीन का इशारा पसंद नहीं आया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा खजाना अनसुना था। इतना अनसुना कि हालांकि उन्होंने लियोनेल के दुर्लभ निवास स्थान के खजाने के प्रति कोई लालच नहीं दिखाया था, फिर भी जैसे ही मीन ने इसके बारे में बताया, ये स्लेयर लीजन के लिए बहुत कीमती था। ऐसे खजाने की कीमत अकल्पनीय थी। लेकिन यही एकमात्र महत्वपूर्ण बात नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि किसी जोन को पार करने वाले पहले 4 लोगों को विशेष पुरस्कार मिलते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विश्व आत्मा को कई दशक पहले किसी और व्यक्ति ने ले लिया था। स्लेयर लीजन को पहले से ही पता था कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन है। हालांकि दुनिया में एक भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि पहला कौन है। सप्ताह आया और पलक झपकते ही बीत गया। स्लेयर लीजन द्वारा खोजा गया एसएस ग्रेड जोन कड़ी सुरक्षा में था। हालांकि जोनों का सफाया पृथ्वी के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इससे असीम संभावनाएं भी पैदा हुई। ऐसे जोन को साफ करने के इनाम ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे थे। सच तो यह है कि लियोनेल को मानक नहीं मानना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए सी ग्रेड के खजाने एक विलासिता थे। वे पहले से ही कई लोगों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त थे। गैदरिंग के दौरान स्लेयर लीजन द्वारा दिया गया मूल हथियार सी ग्रेड का होने का एकमात्र कारण यह था कि प्रॉमिसिंग यूजर को भी कुलीनों में कुलीन माना जाता था। इससे ऊपर बी ग्रेड के खजाने व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय वरदान थे, जबकि ए ग्रेड और उससे ऊपर के खजाने झगड़े शुरू करने के लिए पर्याप्त थे। इससे ये कहा जा सकता है कि लियोनेल के निवास के खजाने का खुलासा होने पर बिग बुद्ध ने सचमुच बहुत संयम दिखाया था। ये सब जानते हुए कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि एसएस ग्रेड का खजाना किस तरह का हंगामा मचा सकता है। यह एक सब डायमेंशनल जोन था जिसमें 12 लोगों के प्रवेश की सीमा थी, जिसका मतलब था कि कम से कम 12 खजाने लेने के लिए उपलब्ध थे। स्लेयर लीजन के लिए भी ये धन का एक बड़ा स्तर था। वह जगह एक और द्वीप थी। जोन अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रहा था। गहरे नीले रंग की रोशनी बिखेरता हुआ एक बड़े खुले मैदान के बीच चुपचाप घूम रहा था। यह आसानी से पता चल सकता था कि यह खुला मैदान पहले यहाँ नहीं था। पूरी संभावना है कि जब जोन दिखाई दिया
तो उसने आसपास के कई पेड़ों को उखाड़ फेंका होगा। लेकिन अब उसमें एक ऐसी शांति थी मानो वह एक मक्खी को भी नुकसान न पहुंचाए। हालांकि कोई भी इतना भोला नहीं होगा कि ऐसी बात पर विश्वास कर ले। स्लेयर लीजन ने बहुत पहले ही आसपास फोर्स डिसरप्शन टावरों का एक जाल बिछा दिया था। इस तरह इस जोन के आने से कोई और जानवरों का झुंड नहीं आया और द्वीप शांत बना रहा। उस समय स्लेयर लीजन में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की अंतिम जांच चल रही थी। लियोनेल बस आहें भर रहा था क्योंकि उसके खजानों की एक एक करके जांच हो रही थी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने साम्राज्य छोड़ा ही नहीं था। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर स्लेयर लीजन उसके जाने के बाद भी उसके इनामों को खरीदने की कोशिश करे। जो भी हो, कोई बात नहीं। जोन तो उन्होंने ही पाया था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वे कुछ फायदे उठाएं तो कोई बात नहीं। मुझे तो बस टेरन का टेलीपोर्टेशन टिकट चाहिए। अगर वे इसे छीनने की हिम्मत करते हैं तो मुझे स्लेयर लीजन से अलग होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि लियोनेल को ओल्ड हच के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वह उस बूढ़े आदमी को ज्यादा समय से नहीं जानता था, न ही उस बूढ़े आदमी ने कभी उसके लिए कुछ किया था। दरअसल इतने हफ्तों पहले उसका अपहरण करने के लिए उस बूढ़े आदमी का ही उस पर एहसान था। अगर स्लेयर लीजन उसे अपना ही समझते थे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कई बार कहा था कि उनका सेना में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अगर उन्होंने सचमुच ये सोचने की कोशिश की कि वे उन्हें अपनी मर्जी से हुक्म चला सकते हैं तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप सभी नियमों के बारे में जानते होंगे। स्लेयर लीजन के पास खजानों की एक सूची है जिसकी उसे विशेष रूप से आवश्यकता है। जब तक आप लीजन के लिए इनमें से किसी एक खजाने पर दावा कर सकते हैं, आपको उपरोक्त योग्यता अंक प्रदान किए जाएंगे। वायलेट रेन और बिग बुद्ध इस मिशन के नेता होंगे। उनके आदेश निर्विवाद हैं। यदि वे असहमत होते हैं तो निर्णय बहुमत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर उन दोनों को कुछ हो जाए तो कमान का अधिकार बेजर, मैफ्लाई, माउंटेन और सी ईल को मिल जाएगा। यही नियम उन पर भी लागू होंगे। लियोनेल ने माउंटेन और सी ईल की तरफ एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि स्लेयर लीजन में उनकी स्थिति बेजर और मैफ्लाई से कम नहीं थी। बस बात यह थी कि वे ईस्टर्न लुकआउट से थे और इस तरह सुप्रीम हच के बजाय सुप्रीम मोनेट के अधिकार क्षेत्र में थे। अगर वे चारों इतने युवा न होते तो शायद उन्हें पहले ही स्टार जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया होता। लेकिन इसके बजाय उनके पास स्लेयर लीजन के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आरक्षित एक विशेष उपाधि थी। वे रिजर्व जनरल कहलाने वाले समूह का हिस्सा थे। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार जब वे 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें तुरंत 1 स्टार जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा, जो कमांडर रैंक से एक कदम ऊपर का पद है। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसे ऐसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्लेयर लीजन उसे पहले ही कई बार निराश कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि हर मोड़ पर वे उससे भी ज्यादा गलतियां कर रहे थे। इसलिए हालांकि उसे पता चल गया था कि उनकी असली प्रतिभाएं लोगों की नजरों से छिपी हुई थीं, फिर भी उसने उनके बारे में अपनी राय नहीं बदली थी। अब हालात ऐसे थे कि उसे न तो एम्पायर और न ही स्लेयर लीजन से कोई खास लगाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन भावनाओं का अभी क्या करे, और इन भावनाओं के चलते पृथ्वी पर अपने भविष्य को लेकर वह और भी ज्यादा अनिश्चित था, लेकिन उसने अभी के लिए इन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया। उसके दिमाग में बस 2 ही लक्ष्य थे, आईना को ढूंढना और रॉयल ब्लू फोर्ट को नष्ट करना। वह एक साधारण आदमी था जो साधारण चीजें चाहता था। यदि अन्य लोगों को पता चल गया कि वह ऐसी बातों को सरल बता रहा है तो कौन जानता था कि वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लियोनेल जैसे ही अपने विचारों में खोया, उसे माहौल में बदलाव का एहसास हुआ। जब उसने गौर किया तो पाया कि यह बदलाव एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसकी परिपक्व और वीरता का आभामंडल मैफ्लाई से कई गुना ज्यादा था। ये स्पष्ट था कि उसने कई वर्षों में अपने स्वभाव को संयमित कर लिया था, जिससे उसे मैफ्लाई जैसी 18 साल से भी कम उम्र की युवती पर स्वाभाविक बढ़त मिल गई थी। उसने एक चांदी का वक्ष पट्टिका पहना हुआ था जिस पर एक घुमावदार फीनिक्स पक्षी की नक्काशी थी। उसकी लंबी काली कमर तक लहरा रही थी, हवा में लहरा रही थी और उसके हर कदम के साथ चल रही थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से 40 की उम्र पार कर चुकी थी, फिर भी उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि उनका आकर्षण उसके व्यवहार की वजह से था या उसके असली रूप की वजह से। यहाँ तक कि लियोनेल, जो आमतौर पर आईना के अलावा किसी और औरत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था, भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ये औरत वाकई कुछ खास थी। लियोनेल का ध्यान भटक रहा था, इसलिए उसने बिग बुद्ध की जटिल निगाहों को अपने ऊपर घूमते नहीं देखा।
अंत में बड़े कमांडर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अपनी बेचैनी की तुलना में स्लेयर लीजन के प्रति उसकी वफादारी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लियोनेल को नहीं पता था कि यह महिला कौन है, पर वह कैसे न जानता। यह कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम मोनेट थी। बड़े बुद्ध ने बहुत पहले ही मीन राशि से प्राप्त सारी जानकारी उसे दे दी थी और अंतिम निर्णय अपने सर्वोच्च पर छोड़ दिया था। एक सेनापति होने के नाते उन्हें आमतौर पर इतने उच्च पदस्थ अधिकारी से मिलने की भी अनुमति नहीं होती, लेकिन इस बार उनके पास उससे मिलने के लिए हर संभव प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और अंततः वे सफल हुए। लेकिन किसी कारणवश पिछले हफ्ते उसने कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए उसने सोचा कि उसने उस युवक के खिलाफ कोई कदम न उठाने का फैसला कर लिया है। इससे बड़े बुद्ध ने राहत की सांस ली, कम से कम अब उसे अपनी अंतरात्मा से तो नहीं लड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि कार्रवाई न करने के बजाय उनके सुप्रीम वास्तव में एक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। लियोनेल मोरालेस कौन है? सुप्रीम मोनेट की आवाज उनके रूप की तरह ही बहादुरी भरी थी, जिससे कोई भी अनजाने में उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहता था। लियोनेल भौंचक्का रह गया, सोच रहा था कि यह औरत उसे क्यों ढूंढ रही है। और भी अजीब बात यह थी कि वह उसका नाम इस तरह क्यों ले रही थी। आखिरकार उसने इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। आखिरकार वह बहुत पहले ही अपनी पहचान उजागर कर चुका था। तो फिर अगर वह उसका नाम लेती भी तो किसे फर्क पड़ता? वह मैं ही होऊंगा। लियोनेल आगे बढ़ा। सुप्रीम मोनेट ने सिर हिलाने से पहले लियोनेल को ऊपर से नीचे तक देखा। जिस खजाने को आप शब्दकोश कहते हैं, क्या आप उसे स्लेयर लीजन को सौंपने को तैयार हैं या नहीं? लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह कोई सवाल ही नहीं पूछ रही थी। लियोनेल ने सुप्रीम मोनेट को काफी देर तक ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी, और यह जवाब कई लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था। अगर दूसरे लोग उसकी स्थिति में होते तो दो में से एक प्रतिक्रिया होती। पहली प्रतिक्रिया तो तुरंत सहमत हो जाना होती। आखिरकार एक सर्वोच्च सत्ता की सत्ता को ज्यादातर लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा विकल्प गुस्से से भड़क उठना था। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो मोनेट के कामों को जरूरत से ज्यादा समझते थे। दरअसल जो लोग जानते थे कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के रिश्ते कैसे बनते हैं, उन्हें लियोनेल पर और भी ज्यादा दया आती थी। ये जानते हुए कि लियोनेल को हज का समर्थन प्राप्त है, मोनेट का लियोनेल से यह पूछने के लिए इस क्षण तक इंतजार करना स्वाभाविक था। अगर वह ऐसा सवाल पूछने के लिए ईस्टर्न लुकआउट जाती तो ओल्ड हज शायद उसे वहां से भगा देता। उस पागल आदमी के लिए ये बात मायने नहीं रखती थी कि मोनेट का पूछना उचित था या नहीं, ये पूरी तरह से उसके अपने चेहरे के बारे में था। हालांकि लियोनेल की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। शुरुआत में हल्की सी भौहें चढ़ाने के अलावा उसने शब्दों पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल लियोनेल की प्रतिक्रिया देखकर मोनेट की भी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो दोनों ही स्पष्ट प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार थी, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए वह तैयार थी। इससे भी बदतर बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि वह युवक उसकी नजरों या मौजूदगी से जरा भी डरा हुआ नहीं था। वह शांति से उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था मानो किसी आम अजनबी को देख रहा हो जिससे वह पहली बार मिल रहा हो। अंततः जब मौन का बोझ सभी पर भारी पड़ने लगा था, लियोनेल ने अंततः अपनी बात रखी। माफ कीजिए, ये शब्दकोश मेरे पिता ने मुझे दिया था। इसे किसी और को देना असंभव है। फिर भी पहले पूछने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। लियोनेल के जवाब में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। मोनेट ने सवाल पूछा था और उसने सही जवाब दिया। तो फिर उन्हें इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? मोनेट ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये देखकर कि स्थिति बिगड़ रही है, बड़े बुद्ध, जो इस पूरे समय अपने हृदय में अपराध बोध लिए हुए थे, स्वयं को रोक नहीं सके और मध्यस्थता करने के लिए आगे आए। लियोनेल, सुप्रीम मोनेट केवल व्यापक परिदृश्य के बारे में सोच रहे हैं। आपका खजाना बहुत मूल्यवान है। अगर यह साम्राज्य के हाथों में पड़ गया तो यह एक बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन अगर यह हमारे हाथों में पड़ गया तो उनके दमनकारी शासन को उल्टने की हमारी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इस समय वायलेट रेन, जो अचानक बदले हालात से स्तब्ध थी, को अचानक लगा कि बिग बुद्धा की बातें सुनकर उसे कुछ समझ आ गया है। समझ आने पर वह अपनी पुरानी दोस्त की ओर निराश नजरें घुमाए बिना नहीं रह सकी। लियोनेल ने बिग बुद्धा पर एक नजर डाली। ओह! लियोनेल ने सिर हिलाया। हालांकि जब बिग बुद्धा और बाकी लोग राहत की सांस लेने वाले थे, ये सोचकर कि लियोनेल समझ गया है, उसके अगले शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम सब और एम्पायर में कोई खास फर्क नहीं दिखता।
मैं नहीं कह सकता कि चाहे कोई भी इसे अपने हाथ में ले, नतीजे में कोई फर्क पड़ेगा। शुरुआत में बड़े बुद्ध जो सुन रहे थे उससे चौंक गए। सिर्फ वे ही नहीं, यहां मौजूद हर कोई चौंक गया था। वे सभी खुद को लोगों के लिए लड़ने वाला एक धर्मी समूह मानते थे। किसी ने उनसे ऐसे शब्द कब कहे थे? पहले तो सदमा लगा, फिर गुस्सा। बिग बुद्ध का अपराधबोध मानो पूरी तरह गायब हो गया। साथ ही बैजर और मैफ्लाई, जिन्हें लियोनेल के बारे में अच्छी धारणा थी, भी उसकी बातों पर गहरी भौहें चढ़ा रहे थे। फ्लोइंग विंड और थंडरस क्लैप को ध्यान में रखने पर भी उनकी यह प्रतिक्रिया नहीं बदली। यह अपेक्षित था, इन युवाओं को जन्म से ही स्लेयर लीजन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, और जिनके माता पिता और रिश्तेदार साम्राज्य के हाथों कष्ट नहीं झेल रहे थे। लियोनेल के शब्द उनके मुंह पर तमाचे की तरह थे। हालांकि लियोनेल को लगा कि उसने स्लेयर लीजन को काफी देर तक देखा था, इसलिए उसे अपनी बातों पर पूरा भरोसा था। उसे सचमुच ऐसा नहीं लगा कि कोई फर्क है। इस समय लियोनेल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। जोन उसके ठीक सामने था। उसे यकीन नहीं था कि यहाँ कोई भी उसे अंदर जाने से रोक सकता है। वह बहुत पास था और उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। यह कोई ताकतवर द्वारा कमजोर पर अत्याचार का मामला नहीं था। पृथ्वी का कायापलट अभी शुरू ही हुआ था। ज्यादातर लोगों ने एक ही शुरुआती रेखा से शुरुआत की थी। हालांकि मोनेट की उम्र उसकी उम्र से दोगुनी से भी ज्यादा थी, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि लियोनेल को अभी भी ओल्ड हच को हराने का पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उसे यकीन भी नहीं था कि अगर वह बूढ़ा आदमी यहाँ होता तो उसे रोक भी नहीं पाता। जब तक वह पहले 12 में से एक था, उसके लिए बाकी सब मायने नहीं रखता था। नवयुवक बड़े बुद्ध की आवाज अब उतनी मधुर नहीं लग रही थी, लेकिन लियोनेल ने तो बहुत पहले ही ध्यान देना बंद कर दिया था। वह अभी तक जोन में जाने के लिए इसलिए नहीं बढ़ा था क्योंकि वह जानना चाहता था कि इसका अंत क्या होगा। क्या मोनेट उसके अंदर जाने से पहले ही उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगी? अगर ऐसा है तो वह अभी पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन अगर वह इंतजार करना चाहती थी तो लियोनेल को कुछ और समय तक थोड़ा बहुत दिखावा बरकरार रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। लियोनेल मोरालेस, क्या ये? लियोनेल अवाक रह गई। उसने उसका नाम तो पूछ ही लिया था, अब वह ऐसा क्यों दिखावा कर रही थी जैसे उसे याद ही नहीं है। ऐसी औरत के सामने लियोनेल के पास कहने को कुछ भी नहीं था। अब वह इन लोगों से आगे पीछे होने की भी जहमत नहीं उठाता था। मेरी समझ से आप हमारी स्लेयर लीजन के औपचारिक सदस्य नहीं हैं। मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको हमारे जोन में प्रवेश की अनुमति देने का कोई उचित कारण भी नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था जैसे मोनेट और भी कुछ कहना चाहती थी, शायद पूरी बात बताना चाहती थी कि वह नैतिक रूप से सही क्यों है। हालांकि लियोनेल मजाक नहीं कर रहा था जब उसने तय किया कि वह अब और सुनने की जहमत नहीं उठा सकता। उसकी योग्यता क्या है? लियोनेल की आवाज सुनकर वे दंग रह गए। एक पल में साफ हो गया कि अब वह उनके सुप्रीम की बात सुनने की जहमत नहीं उठा रहा था। गुनगुनाहट। नामकरण तैयार हो रहा है। विकास चरण टिया 8 ब्लैक। विकास प्रकार दोहरी मौलिक चिकित्सा। विकास अग्नि संवेदना, अग्नि संचालन, अग्नि सहायता। अग्नि संवेदना अग्नि तत्व बल के प्रति अधिक आकर्षण। अग्नि आधारित बल तकनीकों के प्रयोग में समझ और शक्ति में 200% की वृद्धि। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अग्नि हेरफेर अग्नि तत्व पर नियंत्रण। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अग्नि सहायता सहन शक्ति पुनः प्राप्त करने और घावों को ठीक करने के लिए अग्नि तत्व को अवशोषित करने की क्षमता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब मोनेट ने ये शब्द सुने तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक गुस्सा उबलता हुआ महसूस हुआ। लियोनेल का ये सवाल पूछने के लिए बीच में ही रुक जाना, क्या उसकी मंशा साफ नहीं थी? उस पल अचानक सभी लियोनेल के प्रति सतर्क हो गए। हालांकि यह इतना भी नहीं था कि उन्हें अपनी जान की चिंता हो। यहाँ बहुत सारे कुलीन लोग थे। अगर लियोनेल सचमुच कुछ करना चाहता तो वह सिर्फ मौत को दावत दे रहा होता। बहुत मुमकिन था कि उसे यहाँ से जिंदा भी न जाने दिया जाता। एक सर्वोच्च शासक होने के नाते मोनेट के पास किसी को भी मौके पर ही मार डालने के पर्याप्त अधिकार थे। लेकिन जिस बात ने उन्हें अवाक कर दिया वही ये थी कि लियोनेल रुका ही नहीं। मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो, उसने शब्दकोश में एक एक करके उनकी क्षमताएं उजागर कर दी। इस मामले में लियोनेल बिल्कुल असहाय था। ये जानकारी पाने के लिए उसे जोर से बोलना पड़ता था, यही शब्दकोश की सबसे बड़ी खामी थी। दुर्भाग्य से मोनेट उसे इतनी सहजता से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता था। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी कदम उठाए जाने से पहले ही स्थिति एक बार फिर बदल जाएगी।
बैंग बैंग बैंग। हाँ, हमें इस बार स्लेयर लीजन का सचमुच शुक्रिया अदा करना चाहिए। एसएस ग्रेड जोन ढूंढना आसान नहीं था। समय ऊपर आसमान में हलचल हो रही थी। इस जगह को जिज्ञासु आंखों से छिपाने के लिए पूरे द्वीप को घने बादलों से ढक दिया गया था। दरअसल सिर्फ द्वीप ही नहीं, बल्कि आसपास के दसियों मील का दायरा भी बादलों से ढका हुआ था। एक नज़र में कोई अनजान व्यक्ति भी बता सकता था कि ये बादल प्राकृतिक रूप से नहीं बने होंगे। लियोनेल को साफ पता था कि यह किसी की क्षमता से जुड़ा था। इसी वजह से दोपहर होने के बावजूद द्वीप लगातार अंधेरे में डूबा रहता था। शायद इसी वजह से पहले से ही माहौल इतना दमनकारी लग रहा था। हालांकि बादलों का छिपने के अलावा कोई और काम नहीं था। ऐसा लगता था कि उनमें कोई आक्रामक या रक्षात्मक क्षमता नहीं थी, इसलिए जब बिन बुलाए मेहमान चांदी के जहाज में ऊपर से उतरे तो बादल उन्हें नीचे उतरने से रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। बादल हट गए और तेजी से फिर से बन गए, जिससे लगभग 5 मीटर लंबी एक छोटी नाव दिखाई दी। उसके डेक पर 6 लोग सवार थे। वह आदमी जो पहले बोल रहा था मदद के लिए खड़ा था और मोनेट की ही उम्र का लग रहा था। हालांकि उसके पीछे 5 युवक खड़े थे जो लियोनेल या मैफ्लाई से ज्यादा उम्र के नहीं थे। इन लोगों को आते देख मोनेट के शांत चेहरे पर एक भद्दा भाव छा गया। साफ जाहिर था कि वह जानती थी कि ये लोग कौन हैं। आप। अचानक मोनेट ने लियोनेल की ओर गुस्से से भरी नजर डाली, जिससे वह एक बार फिर अवाक रह गया। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कौन थे और उसे ऐसे क्यों देखा जा रहा था जैसे उनके आने में उसकी ही गलती हो। हालांकि कुछ देर बाद लियोनेल मन ही मन खींच उठी। मोनेट के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिम्मेदार है या नहीं। उसे बस यही दिखावा करना था कि वह जिम्मेदार है। इस तरह उसके पास उसे पकड़ने के और भी ज्यादा कारण थे। दरअसल पहले तो ये कहा जा सकता था कि उसकी हरकतें अब भी संदिग्ध थीं। लेकिन अब ओल्ड हच भी कुछ नहीं कह पाएगा। कितनी धूर्त औरत है। हालांकि लियोनेल की इस पर अभी भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके लिए किसी तीसरे पक्ष का आना वास्तव में घटनाओं का एक बेहतरीन मोड़ था। बेशक इस बात की थोड़ी सी संभावना थी कि इससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती थी। ऐसा तब था जब दोनों विरोधी दलों ने मिलकर काम करने का फैसला किया था। लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन सा लग रहा था। इस तरह प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है मोनेट। हम इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। बस 6 एंट्री स्लॉट छोड़ दो और सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं तो हम हमेशा मुश्किल तरीके से काम कर सकते हैं। सच तो यह है कि चांदी की नाव के पतवार पर बैठे आदमी को उम्मीद नहीं थी कि आज कोई सुप्रीम यहाँ होगा। वह एहतियात के तौर पर आया था ताकि इन नौजवानों की जान न जाए, और उसके यहाँ होने से नीचे के कमांडर रैंक के लोगों को धमकाना सांस लेने जितना आसान हो जाएगा। अगर वह अचानक न आ जाती तो वह कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाता, सीधे ही झपट्टा मारकर हमला कर देता। दरअसल यह दिखावा ही था कि वह खुद समेत कुल 6 लोगों को ही लेकर आया था। इस तरह स्लेयर लीजन की प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि कोई सुप्रीम यहाँ आएगा तो वो जरूर और लोगों को लाते। इसलिए नहीं कि वे अंदर आ सकें, बल्कि इसलिए कि बातचीत के लिए उनका हाथ मजबूत हो। उस व्यक्ति ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि एक सम्मानित सर्वोच्च व्यक्ति 20 वर्ष से भी कम उम्र के एक लड़के के लिए यहाँ आएगा। असंभव। मोनेट ने कड़ा रुख अपनाया। जहां से आए हो वहां वापस भाग जाओ। तुम्हारे अदुर्ना परिवार का यहाँ स्वागत नहीं है। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। अदुर्ना परिवार? क्या ये भी कोई छिपा हुआ परिवार है? उन सभी के बाल और आंखें नीली देखकर लियोनेल को लगा कि शायद यही बात है। साथ ही वह अवाक भी था। आखिर इन सभी परिवारों की आंखों और बालों का रंग एक जैसा क्यों था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे अंतरजातीय विवाह कर रहे हों, है ना? लियोनेल कांप उठा। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि आप इसी तरह से काम करना चाहते हैं। शू। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लियोनेल बिना किसी से कुछ कहे अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा के फटने की आवाजें उसके पीछे पीछे आ रही थीं। मोनेट तो क्या, अदुर्ना परिवार का आदमी भी दंग रह गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। इस बच्चे की आंतें, क्या वे बहुत बड़ी नहीं थीं? तुम्हारी हिम्मत, सको वहीं पकाओ, लड़का। आखिरी दहाड़ खुद बिग बुद्ध की थी। लियोनेल की टिप्पणियों से सबसे ज्यादा आहत होने वालों में ये कहा जा सकता है कि वह सबसे ऊपर था। स्लेयर लीजन के प्रति उसकी वफादारी लियोनेल की कल्पना से भी परे थी।
आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके जीवन में कभी कोई अमर जुनून नहीं रहा, लियोनेल इस आदमी को कैसे समझ सकता था। इस वजह से जब अदुर्ना परिवार प्रकट हुआ तब भी बिग बुद्धा का क्रोध लियोनेल पर ही केंद्रित था। बात बस इतनी थी कि लड़के ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि बिग बुद्ध ने सबसे पहले लियोनेल की हरकतों को देखा और सबसे पहले प्रतिक्रिया भी दी। आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जोन के आसपास का 100 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। इस दायरे के बाहर स्लेयर लीजन के कई क्रू सदस्य थे जिन्हें फोर्स डिसरप्शन टावर्स की देखभाल का काम सौंपा गया था। उन लोगों की तुलना में लियोनेल को बीच में माना जा सकता था। कई लोग उसके पीछे थे लेकिन कई लोग उसके आगे भी थे। और जो लोग उससे आगे थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो या तो उससे पहले निरीक्षण में पास हो चुके थे या उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, इसलिए उन्हें ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इन बाधाओं को सामने देखकर भी लियोनेल का मन शांत था। उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण लग रही थीं, लेकिन इस तरह की अराजकता ही तो उसे चाहिए थी। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही लियोनेल जोन गेट की ओर बढ़ा, अदुर्ना परिवार के मुखिया ने अचानक अपनी नजरें सिकोड़ लीं। उसने पहले ही तय कर लिया था, जब तक लियोनेल एक हद तक नजदीक आ जाता वह भी अंदर घुस जाएगा। जोन कैसे काम करते हैं ये तो सभी जानते थे। जैसे ही कोई अंदर जाता गेट बंद होना शुरू हो जाता। अगर कोई और समय पर अंदर नहीं आता तो जोन बंद हो जाता। इसका मतलब था कि जैसे ही पहला व्यक्ति अंदर आता सभी के लिए टाइमर लग जाता। लियोनेल को अपने आसपास के लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। वह आगे बढ़ता रहा, उसकी तेज रफ्तार उसके पीछे सोने की लकीरें छोड़ती जा रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने अपना 8वां नोड बना लिया था। हालांकि आसपास बल विघटनकारी मीनारें थीं, फिर भी पृथ्वी की तकनीक अभी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि बल विघटनकारी विचलनों को रोक सके। नतीजतन यहां गति में उसका मुकाबला कौन कर सकता था। लियोनेल द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर बिग बुद्धा पूरी तरह से क्रोधित हो गए। लेकिन उन्हें इससे ज्यादा और क्या उम्मीद थी। क्या लियोनेल सिर्फ उनके कुछ बार चिल्लाने से रुकने वाला था? लियोनेल की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने देखा कि बिग बुद्ध उसका रास्ता रोक रहे हैं। क्रोध ने उस विशालकाय व्यक्ति की आंखों को रोशन कर दिया। उस क्षण उसकी हथेलियां एक निराकार ऊर्जा से आच्छादित हो गईं जो जल्द ही एक साथ मिलकर ऐसे भ्रामक हाथों में बदल गईं जिनका आकार उसके शरीर से भी छोटा लग रहा था। ये स्पष्ट था कि आमतौर पर मिलनसार रहने वाले विशाल बुद्ध इस बार सचमुच क्रोधित थे। अगर ऐसा न होता तो वह अपनी क्षमता में इतनी ऊर्जा कभी नहीं डाल पाते। हालांकि उसे और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि लियोनेल का उससे उलझने का कोई इरादा नहीं था। क्या मजाक है? उसने खुद को इस तरह क्यों रोका? और इतना बड़ा आदमी फुर्ती में उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? लियोनेल ने अपना पैर जोर से जमाया, एक तरफ झुकते हुए और दूसरी तरफ तेजी से दौड़ते हुए। वह लियोनेल मोरालेस था, फुटबॉल के मैदान का बादशाह। लड़ाई की तुलना में इस तरह की बच निकलने वाली हरकतें करने में वह और भी बेहतर था। बिग बुद्धा मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दे पाए जब उन्होंने देखा कि लियोनेल पहले ही उनके पास से निकल चुका था और बिना एक क्षण भी रुके जोन के चारों ओर खुले मैदान की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त मोनेट ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। हालांकि शुरू में वो चिल्लाई थी, फिर भी उसे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि असल में ऐसा कुछ हो रहा है। एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं है उसके अधिकार पर इस तरह से सवाल उठा रहा है। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? हालांकि वह लियोनेल से बहुत दूर थी। वह पहले भी ऊपर से उससे बात कर चुकी थी। उसे नहीं लगा कि उसे इतनी चींटी के इतने करीब जाने की जरूरत है। इसलिए बड़े बुद्ध की तुलना में वह लियोनेल से कम 50 मीटर दूर थी। दरअसल जब वह दौड़ा तो दूरी 100 मीटर के करीब पहुंच चुकी थी। उसे किसी भी तरह से रोको, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। बेजन आह भरी। रिजर्व जनरलों में उसकी गति बेजोड़ थी। लियोनेल के फटने को देखने के बाद भी उसे लगा कि उसकी गति अभी भी उसकी गति से कम है। आखिरकार उसके वंश गुण ने गति को उसी तरह बढ़ा दिया था जैसे आयना की बढ़ी हुई शक्ति ने। इसके अलावा उसकी क्षमता ने उसके वंश गुण को भी और बढ़ा दिया था, जिससे उसे रॉक जैसे पंख मिल गए थे। उसके लिए लियोनेल का रास्ता रोकना वाकई कोई समस्या नहीं थी। यह तो बस अफसोस की बात थी। लियोनेल के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी, लेकिन उसने उनके और साम्राज्य के बारे में जो कहा उसके बाद उसकी सारी अच्छी भावनाएं खत्म हो गईं। अगर उसने लियोनेल का रास्ता रोकने के बजाय उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई न की होती तो वह उसे सीधे मार डालता। मुझे जाने दो, उसने शांत भाव से कहा।
उसकी बात सुनकर बाकी तीनों रिजर्व जनरलों ने सिर हिलाया। वे समझ गए थे कि लियोनेल के कदमों को कोई और नहीं रोक सकता। अगर वह रुका रहा तो यह मामला खत्म हो जाएगा। चूंकि बेजे की गति उनमें सबसे ज्यादा थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वह जाएगा। दरअसल उन्होंने उसके आसपास का इलाका भी साफ कर दिया था। बेजा आगे की ओर गिरा, उसका पैर जोर से आगे की ओर उछल रहा था, ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि वह मुंह के बल जमीन पर गिर जाएगा। गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जांघें कभी भी उसकी पैंट से बाहर निकल जाएंगी। उसके पैरों में इतनी ताकत थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन तभी उसके पंख दिखाई दिए। टकराना। उसके पैरों तले की घास पूरी तरह से चपटी हो गई थी। दूर जो पेड़ जोन के आभास से बच गए थे, वे बेतहाशा हिल रहे थे, उनकी हरी पत्तियां उनकी शाखाओं से टूटकर गिर रही थीं। मोनेट हल्के से मुस्कुराया, हालांकि यह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ज्यादा लग रही थी। बेजा चांदी की लकीर जैसा था, उसकी रफ्तार आसानी से 150 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही सांसों में लियोनेल को पकड़ लेगा। लेकिन तभी लियोनेल ने एक ऐसी आह भरी जो उनमें से कोई भी नहीं सुन सकता था। तेज हवाओं के नीचे वे कैसे सुन सकते थे? बहुत पूर्वानुमानित। वह धीरे से बुदबुदाया। लाइट एलिमेंट की गति कोई मजाक नहीं थी। बस समस्या ये थी कि लियोनेल में कुछ और गुण और क्षमताएं थीं जो उसकी गति को कम कर देती थीं, जबकि बेजा सचमुच अपनी गति को अधिकतम करने के लिए बनाया गया था। उसकी हड्डियां किसी पक्षी जितनी हल्की थीं। उसके शरीर की तुलना में उसके पंखों का अनुपात बहुत बड़ा था। उसने कई चपलता बल तकनीकें भी सीखी थीं। और मानो इतना ही काफी न हो, उसके पास एक गति प्रकार का वंश गुण भी था। लियोनेल की तुलना में, जिसने अभी तक अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू की गति शाखा को जागृत नहीं किया था, वह सचमुच थोड़ा तेज था। लेकिन लियोनेल को यह कैसे पता नहीं चला? दरअसल उसने जानबूझकर अपनी पूरी गति से गाड़ी नहीं बढ़ाई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इसी तरह हो। यह बिल्कुल साफ था कि उसे रोकने के लिए जिसे भेजा जाएगा वह बेजा ही होगा। और दुर्भाग्यवश बेजा में भी लियोनेल की तरह ही कमजोरियां थीं। लियोनेल ऐसे दौड़ता रहा मानो उसे यकीन हो कि वह बेजा से आगे निकल सकता है। लेकिन इससे बाकियों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। दरअसल मोनेट पहले ही आगे बढ़ने लगी थी। वह बस यही चाहती थी कि बेजा लियोनेल को रोके, क्योंकि उसे पूरी तरह से रोकने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती थी। बाकी रिजर्व जनरलों को भी यह बात मालूम थी, इसलिए बेजा के लिए रास्ता साफ करने के बाद वे भी आगे बढ़ गए। आकाश में अदुर्ना परिवार के नायक ने भौहें चढ़ाईं। उसे भी लगा कि लियोनेल का अंत हो गया। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था। इस स्थिति से उसे क्या लाभ हो सकता था? उस मामले में, छोटी नानी, हमारे दोस्तों की थोड़ी मदद करो। तभी अदुर्ना परिवार की सबसे छोटी सदस्य ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं और एक कदम आगे बढ़ी। उसने नीचे अपनी पतली उंगली बढ़ाई और साफ, गूंजती आवाज में बोली, बांध। लियोनेल को अचानक अपने शरीर पर एक बेढंगे दबाव का एहसास हुआ, जिससे उसके कदम लड़खड़ा गए। उसके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे वह दलदली रेत में दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। आसमान में उड़ती मासूम बच्ची ने आंखें झपकाईं। लियोनेल को अंदाजा भी नहीं था कि वह इस बात से हैरान थी कि वह अभी भी दौड़ सकता है। उसने फिर अपनी उंगली आगे बढ़ाई, डबल बाइंड। लियोनेल को लगा जैसे उसके पैर आपस में ऐसे जुड़ गए हो जैसे उसके टखनों में रस्सी कस गई हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। अदुर्ना परिवार का मुख्य व्यक्ति हंसा। यह मत कहो कि मैंने कभी तुम्हारी किसी चीज में मदद नहीं की, मोनेट। मुझे लगता है कि यह 6 जगहों के बदले में काफी है ना? मैंने सुना है कि इस लड़के के पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज है। हालांकि दूसरे लोग लियोनेल की वर्तमान मनस्थिति के बारे में अपनी अपनी धारणाएं बना रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति खुद अतुलनीय रूप से शांत था, क्योंकि वह जमीन को तेजी से अपनी ओर आते देख रहा था। इस तरह गिरना वाकई सुखद नहीं था। लियोनेल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा होने की संभावना काफी ज्यादा है। बेजा को लुभाने के लिए उसने अपनी गति कम कर दी। नतीजतन एजुना परिवार को जाहिर तौर पर लगेगा कि वह हार जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 76% संभावना थी कि वे स्लेयर लीजन के प्रति सद्भावना दिखाते हुए सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे उनकी आगे की मांगें ज्यादा आसान हो जाएंगी। उच्च वर्ग की दुनिया इसी तरह काम करती है, अर्थहीन खुशामदों, झूठी मुस्कुराहटों और सबसे महत्वपूर्ण, कर्जों का एक जटिल नेटवर्क। बस यही कहा जा सकता था कि लियोनेल बदकिस्मत था।
हालांकि उसे पता था कि वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास ऐसा करने की इतनी बेहतरीन क्षमता होने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी। किस्मत के देवता उसे जरूर धोखा दे रहे थे। फिर भी वह घबराया नहीं। जब उसे लगा कि वह मुंह के बल गिर जाएगा, उसने अपना बायां कंधा आगे की ओर घुमाया और कलाबाजी की। जैसे ही उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े, जो अभी भी आपस में बंधे हुए थे, वह जोर से नीचे झुका और आगे की ओर छलांग लगा दी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ इस तरह की हरकत से वह आसानी से 10 मीटर से ज्यादा हवा में उछल गया और एक परवलयिक आकार में गिर गया, जो इतना सुंदर नहीं था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उसकी गति कम हो गई थी। दरअसल बेजा उससे पहले ही 15 मीटर से ज्यादा दूर नहीं था। लियोनेल ने अदुर्ना परिवार के मुखिया की ओर एक सहज नजर डाली। लियोनेल का शांत चेहरा देखकर वह व्यक्ति भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा जैसे लियोनेल उसकी हर बात समझ रहा हो, मानो वह हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण और याद कर रहा हो। ये ठंडी नजर नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी उदासीन नजर थी जो कोई संख्याओं से भरे कागज पर डालता है। बिना किसी हिचकिचाहट के बेजर ने लियोनेल को पकड़ लिया, ठीक उसी समय जब वह एक बार फिर जमीन पर गिरा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का उपहास साफ हो गया। इस तिरस्कार के आगे लियोनेल बस कंधे उचका सकता था। अगर इतने सीधे सादे शब्दों से वे इतने क्रोधित हो गए, तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि स्लेयर लीजन की हालत उसकी सोच से भी ज्यादा खराब थी। डबल बाइंड। छोटी लड़की ने फिर अपनी उंगलियां फैला दी। इस बार लियोनेल की कलाइयां आपस में टकरा गईं, जिससे उसकी भौहें और गहरी हो गईं। वह पहले ही मैदान में घुस चुका था और जोन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। लेकिन इस समय तो वह 1 मील दूर भी लग रहा था। कितना गुस्सा दिलाने वाला था। उस छोटी बच्ची की क्षमता वाकई कमाल की थी। लियोनेल का मानना है कि यह सबसे बुरी स्थिति में भी T8 थी। अगर यह उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधने जितना ही आसान होता, तो लियोनेल इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह बांधना उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था, मानो उसके आसपास के भौतिकी के नियम बदल गए हों और उसके टखने और कलाइयां सिर्फ एक दूसरे से जुड़ी रह सकें। अगर वे अलग अलग हों, तो यह उसके आसपास के नियमों का उल्लंघन होगा। किसी और समय लियोनेल इस बात से बहुत प्रभावित होता। यह अवधारणा उसके लिए बिल्कुल नई थी और वह सोच रहा था कि क्या इसे उसके फोर्स क्राफ्ट्स पर लागू करना संभव है। लेकिन उस समय उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। बेजा उसके सामने आ गया, लेकिन सीधे हमला करने के बजाय वह लियोनेल की पीठ पर झपटा, जोन की ओर उसका रास्ता रोका और फिर उसकी पीठ पर एक मुक्का मारा। मोनेट को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। ये तमाशा खत्म हो गया। टकराना। आह! लियोनेल ने सिर हिलाया और आह भरी। बेजा की हड्डियां उसकी गति और उड़ान को बेहतर बनाने के लिए बनी थीं। अपने रून्स को सक्रिय करने के बाद लियोनेल पर हमला करना अपमान को आमंत्रित करने के समान था। सच तो यह है कि बेजा इतना कमजोर नहीं था। अगर ऐसा न होता, तो मैफ्लाई उसके कंधों पर कैसे सवार हो पाती। हालांकि लियोनेल, जो किसी तीसरे आयामी धातु जैसा मजबूत शरीर बनाने की कगार पर था, की तुलना में वह बहुत कमजोर था। बेजा की चीख निकल गई जब उसके हाथ की हड्डी टूट गई और उसकी उंगलियां ऐंठ गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना हाथ पकड़े रहा, उसका चेहरा लाल हो गया। बेजा और मैफ्लाई को उसकी क्षमताओं की पूरी जानकारी कैसे हो सकती थी। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि द्वीप से भागते समय उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और यह भी कि वे दोनों उसका साथ दे रहे थे। इसी वजह से वे उसे कम आंकने लगे। तो यह ऐसा है। लियोनेल को आखिरकार समझ आ गया। उस छोटी बच्ची की क्षमता लगभग एक प्राकृतिक शक्ति कला जैसी थी। वह उस पर नियम थोप रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एहसास कुछ वैसा ही था जैसा उसे बल क्रिस्टल कोर को देखते समय हुआ था। कितनी भयानक क्षमता थी। लेकिन लियोनेल जानता था कि कोई भी योग्यता अचूक नहीं होती। जिस तरह से वह छोटी बच्ची अपनी क्षमता का असर दिखाने से पहले हमेशा उसकी तरफ इशारा करती थी। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की अजीबोगरीब हरकतें थीं, या कोई और वजह थी? लियोनेल को यकीन नहीं हुआ कि इसका उसकी उंगली से कोई लेना देना है। उसे उसकी हरकत में कुछ खास एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास ऐसा इशारा करने के और क्या कारण हो सकते थे? दृश्य। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। हर कोई उस पर टूट पड़ा। बेजा के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद सबने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। शायद 5 सेकंड से भी ज्यादा समय लगा होगा जब वे उसे घेर पाएंगे। लेकिन लियोनेल अचानक मुस्कुराया। एक पल के लिए उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमक उठी और उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कीचड़ के तालाब जैसी हो गई।
वह घुटनों तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक उसे लगा कि उसके टखनों के आसपास की बंदिशें गायब हो गई हैं। लियोनेल की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अपनी अंगूठी को गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पहले ही बताया जा चुका था कि प्रोजेक्ट हंट आइलैंड से इतने सारे युवाओं को बचाने में उसकी एक वजह यही थी। तो फिर अब इसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए? लियोनेल के शरीर को एक तेज रोशनी ने घेर लिया। उसने अपनी प्रकाश तत्व शक्ति को बिना किसी रोक टोक के छोड़ दिया, मानो उसे खर्च की कोई परवाह ही न हो। लेकिन यह असरदार था। छोटी बच्ची उसे साफ साफ देख ही नहीं पा रही थी, जिससे उसका बंधन कमजोर होकर टूट गया। लियोनेल कीचड़ से बाहर कूदा और बेजर के एक विशाल पंख को पकड़ लिया। बेजर इतना दर्द में था कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन तभी उसने खुद को हवा में उड़ते हुए लियोनेल की ओर दौड़ते हुए एक समूह की ओर जाते पाया। बेजर आखिरकार एक रिजर्व जनरल ही था और जल्दी ही अपनी स्थिति में आ गया। उसने मन ही मन लियोनेल का मजाक उड़ाते हुए कहा, चोट तो उसके हाथ में लगी थी, उसके पंखों में नहीं। वह इन लोगों पर वार भी नहीं करेगा, तो ऐसा करने का क्या मतलब था? बेजर के पंख बाहर की ओर फैल गए और उसने जोर से फड़फड़ाकर अपनी आगे की गति रोक दी। लेकिन उसी क्षण उसके चेहरे के भाव बदल गए। धन्यवाद, लियोनेल ने सरलता से कहा। बेजर की हरकतों से उठी हवा ने लियोनेल के पीछा करने वालों की ओर एक अवरोधक दीवार खड़ी कर दी। जब तक वे खुद को पीछे की ओर गिरने से रोक पाते, लियोनेल जोन के 20 मीटर के दायरे में पहुंच चुका था। बस करो, क्या तुम पूरी स्लेयर लीजन को अपना दुश्मन बना लोगे? मोनेट गरजा। लियोनेल मन ही मन हंसा। उसने तो पूरे साम्राज्य को अपना दुश्मन बना लिया था, फिर उसे स्लेयर लीजन की क्या परवाह? चिंता मत करो, मैं उससे पकड़ लूंगा, अदुर्ना परिवार के प्रमुख व्यक्ति ने बेशर्मी से कहा और अपनी चांदी की नाव को जोन की ओर मोड़ दिया। मैटियस, हिम्मत मत करना। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मोनेट गुस्से में था, लेकिन लियोनेल पहले ही घूमते हुए द्वार में कूद चुका था। आश्चर्य की बात यह है कि इसी क्षण मोनेट अत्यंत शांत हो गया। मैफ्लाई, बिग बुद्धा, वायलेट रेन और माउंटेन, मेरे पीछे आओ, बाकी सब यही रहो। हाँ, यही तो तरीका है। अदुर्ना परिवार का आदमी ठहाका मारकर हंसा। उनमें से किसी ने भी उन लोगों के चेहरों पर दिखाई देने वाली लाचारी और गुस्से को नहीं देखा, जिन्होंने प्रवेश करने के लिए अपनी जगह खो दी थी। यह विशेष रूप से समुद्री ईल और बेजर के लिए था, जो लियोनेल की गायब होती पीठ की और अपनी निगाहें गड़ाए हुए उसे मार डालना चाहते थे। बेजर ने अपना एकमात्र बचा हुआ हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में आग की लपटें फूट रही थीं।